नमस्कार विद्यार्थियों, हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इवोल्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अध्ययन का विकास, लोक प्रशासन के विषय के रूप में विकास की यात्रा। इसमें हमने पढ़ा कि प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन पुराने टाइम से चालू है। विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास 5 चरणों में बांटा जाता है। उसमें प्रथम चरण पढ़ चुके थे, द्वितीय चरण पढ़ चुके थे और तृतीय चरण पढ़ चुके थे। प्रथम चरण जिसमें लोक प्रशासन का जन्म होता है, जो मैं आपको दोबारा स्लाइड में दिखा देता हूं। प्रथम चरण जो है वो ये था, लोक प्रशासन का जन्म और राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव 1887 से 1926। और इसमें 3 विद्वान थे, तीनों विद्वानों ने जो लिखा वो हम पढ़ चुके डिटेल से, दोबारा यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, आप दोबारा वो सुन सकते हैं उसको। और जो दूसरा चरण था वो 1927-1937 रहता है। सिद्धांतों का गोल्डन पीरियड, स्वर्णकाल और प्रशासन के सिद्धांतों पर बल मिलता है। और फिर लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था वो बताया था थर्ड स्टेज लोक प्रशासन के विकास की। और ये जो थर्ड स्टेज है इसमें मैंने आपको बताया था कि लोक प्रशासन को आलोचनाएं मिली, सिद्धांतों को चुनौतियां मिली विद्वानों ने। ये तृतीय चरण था। 1938 में चेस्टर इरविंग बर्नार्ड से शुरू होता है। हर्बर्ट साइमन ने इसको सिद्धांतों को जो सिद्धांतों की आलोचनाओं को सिद्धांतों की आलोचनाएं की, उनको उन्होंने किंवदंती मुहावरों की संज्ञा दी। और रॉबर्ट डहेल का जो आर्टिकल अपने आप में उन्होंने 3 समस्याएं बता करके लोक प्रशासन में सिद्धांत नाम की चीज नहीं होती, लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, इसमें सर्वमान्य सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते, इन विद्वानों ने कहा। इस प्रकार जो थर्ड स्टेज है 1947 तक की, उसमें प्रशासनिक सिद्धांतों को आलोचनाएं चुनौतियां मिली। इसके बाद जो चतुर्थ स्टेज है लोक प्रशासन के विकास की, उसकी क्या विशेषता है, उसमें क्या हुआ, ये हम आगे इस क्लास में पढ़ेंगे। ये जो थर्ड स्टेज है लोक प्रशासन के अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन का विकास, वो 1937 के बाद 1948 से चलता है। और इसको हम 1948 से लेकर 1937 तक इस रूप में हम बांट सकते हैं। और इस चरण की प्रमुख विशेषता थी स्वरूप की संकटावस्था। इसको हम कहते हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। लोक प्रशासन के विकास के जो चतुर्थ चरण थी, इसकी विशेषता, चतुर्थ चरण की विशेषता स्वरूप की संकटावस्था के रूप में मानी जाती है। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, लोक प्रशासन की जो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि स्वरूप का संकट ही उत्पन्न हो गया चतुर्थ चरण में। जब सेकंड चरण में यह कहा गया कि लोक प्रशासन में बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, लोक प्रशासन में उनको थर्ड स्टेज में जो मान्यताएं, जो चुनौतियां मिली, जो आलोचनाएं हुई, उसके कारण चतुर्थ चरण में जाते जाते लोक प्रशासन का जो स्वरूप है वही संकट में पड़ गया। अर्थात कि लोक प्रशासन अलग से विषय होता या नहीं होता, यही इसी पर संशय होने लग गया, विद्वानों में विरोधाभास प्रकट होने लग गया। इस प्रकार इस चतुर्थ चरण को हम स्वरूप की संकटावस्था के रूप में मानते हैं। और इस चरण में विद्वानों ने जो विभिन्न पुस्तकें लिखी, उसमें ये विभिन्न प्रशासनिक विचारधाराएं सामने आई। तुलनात्मक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विकास प्रशासन आया, प्रशासनिक विज्ञान आया, नवीन लोक प्रशासन आया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसमें इस चतुर्थ चरण में आई। तो मैं आपको यहां पर ये कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो इसमें मतलब अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया। जो ये चरण था ना चतुर्थ चरण, इसमें अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया। आपको ये याद रखना है पहले। अंत अनुशासनात्मक मतलब है, इसकी एक और विशेषता स्वरूप की संकटावस्था के अलावा अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के नाम से इसलिए जाना जाता है कि इसमें चरण में लोक प्रशासन विषय का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। जब तृतीय चरण वालों ने कहा ना कि लोक प्रशासन में कोई सिद्धांत नहीं होते, तो इसका खुद विषय का अस्तित्व खतरे में पड़ गया कि नहीं, अलग से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता ही नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अर्थात इस विषय के सम्मुख उपस्थित चुनौतियां तथा नित्य प्रति हो रही आलोचनाओं की बौछारें तीव्र हो गई और उनका बचाव पक्ष जो है सुदृढ़ में था। लोक प्रशासन की शास्त्रीय परंपरागत विचारधारा अविश्वसनीय सिद्ध हो रही थी। जो अब तक बातें जो स्थापित हुई थी, उन सबको चुनौती मिलने लग गई थी। इस चरण में जो प्रमुख विचारधाराएं जो आपकी स्लाइड में दिख रही है, तुलनात्मक लोक प्रशासन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन इत्यादि अवधारणाएं पल्लवित हुई 1948-1970 के बीच। तुलनात्मक लोक प्रशासन आंदोलन को प्रशासन उन्मुखता के बजाय सिद्धांत निर्माण की ओर ले गया। संकट के चरण में कुछ विद्वान लोक प्रशासन से पुनः राजनीति विज्ञान की ओर आ गए। जो ही स्वरूप की संकटावस्था आई कि लोक प्रशासन अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो इसके विद्वान वापस पॉलिटिकल साइंस की तरफ चले गए, क्योंकि लोक प्रशासन विषय का उद्गम कहां से हुआ, राजनीति विज्ञान से प्रत्यक्षोपरि हुआ था। सने सने राजनीति विज्ञान में लोक प्रशासन की उपादेयता कम हो गई, अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यू इस पीरियड में कम हो गई। लोक प्रशासन को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए नए विकल्पों की खोज करनी पड़ी, नए कुछ विकल्प अपनाने पड़े, वरना तो विषय समाप्त होता जा रहा था। तथा इस चरण में लोक प्रशासन तथा व्यापार प्रबंध विषयों ने मिलकर प्रशासनिक विज्ञान की ओर कदम बढ़ाए। प्रशासनिक विज्ञान इसी पीरियड में आया और इसी चरण में नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा पनपने लगी। फ्रेड रिग्स एक विद्वान हुए, उन्होंने बहुत से प्रतिमानों का निर्माण किया और उनके द्वारा इस विषय को
स्थापित किया वापिस। इस प्रकार ये जो चतुर्थ चरण है, इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें विभिन्न साइमन रॉबर्ट-डेल ने जो तृतीय चरण में बताई थी, उसके कारण लोक प्रशासन का विकास है, ये संकट का काल रहा है चतुर्थ चरण। ठीक है ना, मतलब इसमें सिद्धांतवादी विचारधारा को विद्वानों ने जो चुनौती दी, उससे इसे लोक प्रशासन का जो स्वरूप क्या है, यही संदेह का विषय बन गया था। इसलिए इस चरण की विशेषता के रूप में अगर हम कहें तो इसे कह सकते हैं स्वरूप की संकटावस्था, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी या पहचान का संकट, इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं। तो चतुर्थ चरण है वो संकट का पीरियड रहा है। इसके बाद जो पंचम चरण जो अब तक चला रहा है, अब तक जो चल रहा है वो आया। तो पंचम चरण जो है उसको हम अब पढ़ेंगे। ये पंचम चरण था। पंचम चरण 1971 से चल रहा है, वर्तमान तक चल रहा है। वर्तमान अब तक जो चल रहा है वो पंचम चरण है। ये पंचम चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिफ्थ स्टेज है लोक प्रशासन के विकास की, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहले चरण से शुरू ही लोक प्रशासन का जन्म होता है, राजनीतिक प्रशासन के बीच द्वैत बताते हैं। सेकंड चरण जिसमें विभिन्न प्रिंसिपल्स का निर्माण हुआ, सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहलाता है। थर्ड में उन सिद्धांतों को आलोचना ही हुई, उनको चुनौतियां मिली। और चौथे चरण में तो स्वरूप की संकटावस्था आ गई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है या नहीं होता, क्राइसिस आ गया। लेकिन पंचम चरण जो है वो अंतर विषयी तथा परिपक्वता का काल है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का, और मैच्योरिटी आ गई पंचम चरण में। और आज लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित हो गया है। सभी सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन सबसे नया विषय है, सबसे नया न्यू सब्जेक्ट है सभी सामाजिक विज्ञानों में। और आज इसने इतना महत्वपूर्ण विषय हो गया है, इतना मतलब कि इस व्यक्तियों के सभी व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों पर प्रभाव डाल रहा है। और इस चरण में निम्नलिखित विभिन्न विचारधाराएं हैं वो प्रतिपादित हुई 1971 से लेकर अब तक। ये विकास जो अभी का चरण है बहुत रिच चरण है ये, इसमें विभिन्न घटनाएं हुई। इसमें से हम कुछ जो प्रमुख घटनाएं हुई वो इस चरण में हम पढ़ेंगे 1971 से लेकर अब तक। देखो इसको हम कह सकते हैं अंतर्विषयी तथा परिपक्वता का काल। एक तो पहला ये मानना है। तो तीसरे चरण और चौथे चरण जो थे ये विषम झंझावतों का सामना किया इसमें लोक प्रशासन ने। तो लोक प्रशासन विषय अपने पांचवें चरण की में आया तो इसने परिपक्वता प्राप्त करने लगा। चुनौतियों, आलोचनाओं तथा संकटों ने लोक प्रशासन को सुदृढ़ एवं विश्वसनीय सिद्धांतों की खोज की ओर प्रेरित किया। जो चुनौती और आलोचनाएं मिली थर्ड में, और चौथे चरण में, थर्ड चरण में जो चुनौतियां आलोचनाएं मिली, और चौथे चरण में जो स्वरूप की संकट की जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, इसने क्या किया, लोक प्रशासन को सुदृढ़ करने में और विश्वसनीय सिद्धांतों की खोज की ओर लगा दिया। राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और लॉ जैसे जो विषय थे उनके साथ इसने समन्वय स्थापित कर लोक प्रशासन को अंतर्विषयी दृष्टिकोण विकसित किया। अंतर्विषय का मतलब होता है विभिन्न विषयों के साथ मिलकर इसने अपने विषय वस्तु को विस्तृत किया। कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन ही ऐसा विषय है। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट है, यानी कि राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इनमें केवल एकमात्र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा विषय है जो सर्वाधिक अंतर्विषयी प्रकृति का है। इस चरण में तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययनों पर जोर दिया गया, अर्थात तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो विचारधाराएं थी वो ज्यादा पल्लवित एवं विकसित हुई। सिद्धांत निर्माण पर जोर दिया गया। विकास प्रशासन की जो बातें थी, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, उन पर उनका अध्ययन हुआ और उन विचारधाराओं का ज्यादा विकास हुआ। पॉलिसी साइंस, नीति विज्ञान का विकास हुआ इसमें। इस प्रकार इस चरण में विभिन्न जो विचारधाराएं थी उनका जन्म होता है। ये प्रमुख विचारधारा आपकी स्लाइड में दिख रही है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिग्स के प्रतिमान, आगे चल के आप पढ़ोगे रिग्स के मॉडल्स, साला मॉडल, प्रिज्मेटिक सोसाइटी, विभिन्न मॉडल है वो इसी चरण में आए। लोक नीति का विश्लेषण इस चरण में किया जाने लगा। लोक विकल्प उपागम आया, पब्लिक चॉइस अप्रोच, ये बहुत बड़ा एक अलग से विकल्प है। लोक विकल्प उपागम, नवलोक प्रबंध, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये इसी चरण में आया। अभिशासन, गुड गवर्नेंस, आजकल आप हर जगह पढ़ते होंगे, हर जगह बहस में सुनते होंगे गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन। गुड गवर्नेंस का मतलब अभिशासन, ये इस चरण की प्रमुख विशेषता है। उद्यमी शासन, ये इस चरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं अभी आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये समझना है कि इस चरण में जो विभिन्न प्रवृत्तियां विकसित हुई है कि प्रशासन को मुख्य रूप से किसी संगठन के भीतर लोगों और उससे बाहर के लोगों के बीच निश्चित अवधि के भीतर होने वाली अनवरत प्रक्रिया के रूप में देखा जाने लगा। फ्रेडरिक्स ने इस चरण में लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। फ्रेडरिक्स ने जो जोर दिया वो तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। विकासशील देशों के समाजों के अध्ययन के लिए उसने एक मॉडल्स का निर्माण किया
है ना। इस प्रकार इंटरडिसिप्लिनरी के लिए एक महत्वपूर्ण ये वो बना। और इस चरण की जो प्रमुख कंसेप्ट्स है वो आपके सामने मैंने अभी ये जो स्लाइड में दिख रही है ये है ही। तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नवीन लोक प्रशासन किसे कहते हैं? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एक नया कंसेप्ट आया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, ये विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका में पनपी एवं नव राजनीति विज्ञान आंदोलन के साथ साथ प्रचारित हुई। नव राजनीति आंदोलन के साथ साथ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा है वो सर्वथा नई नहीं है। इसकी नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति की अवधारणा के कई कारण उत्तरदायी हैं, कई घटनाएं उत्तरदायी इसके लिए। इसमें प्रमुख थी अमेरिकी समाज में उस समय व्याप्त असंतोष एवं तनाव। उस समय अमेरिका समाज में बहुत सामाजिक तनाव था, असंतोष की प्रवृत्तियां थी, जिसके कारण लोक प्रशासन की बजाय एक नवीन विचारधारा की ओर, जो नवीन विचारधारा पनपी, उसी को नवीन लोक प्रशासन हम कहते हैं। ठीक है ना। उस समय परिवर्तित होते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और तकनीकी मानवीय पक्षों का सामना करते हुए राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था। दूसरा, एक सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हानि रिपोर्ट आती है 1967 में। इसने भी नवीन लोक प्रशासन के विकास में योगदान दिया। कुछ ऐसी बातें थी। नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांतों व्यवहार संबंधी सम्मेलन हुआ 1967 में, जिससे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है। इसने भी नवीन लोक प्रशासन के विकास में योगदान दिया। इसी प्रकार 1967 के बाद 1968 में मीनोब्रुक सम्मेलन होता है सितंबर 1968 में। तो इसने भी लोक प्रशासन के विकास में अपना योगदान दिया। ये डिटेल से कभी आप आगे चल के जब बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा। मीनोब्रुक सम्मेलन हो गया और इनके अलावा और भी कई घटनाएं थी। तो नवीन लोक प्रशासन में हुआ क्या? देखो, लोक प्रशासन क्या कि नवीन लग गया, एक नया कंसेप्ट आया। इसमें क्या हुआ कि राजनीति और प्रशासन के मध्य ये विचारधारा जो पहली प्रथम चरण की जो विचारधारा थी ना, प्रथम चरण की राजनीति और प्रशासन अलग होते हैं, उसकी बजाय नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा ने कहा कि राजनीति और प्रशासन के मध्य द्विविभाजन नहीं है ना। नवीन लोक प्रशासन के समर्थक जो मानते हैं कि राजनीति तथा लोक प्रशासन को पृथक पृथक रूप में देखने पर दोनों ही अपूर्ण रह जाते हैं, क्योंकि आज का नीति विज्ञान बहुत व्यापक है। अर्थात ये विचारधारा राजनीति और प्रशासन के बीच द्विविभाजन को स्वीकार नहीं करती नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा। पहली बात यह है। दूसरा है, मानवीय दृष्टिकोण की समर्थक है नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा। परंपरागत लोक प्रशासन में तो आर्थिक जीव के रूप में मनुष्य को देखा जाता था, लेकिन इसमें नवीन लोक प्रशासन में मनुष्य को मानवीय दृष्टिकोण की विचारधारा समर्थक है। इसी प्रकार ये मूल्यों से परिपूर्ण प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है। प्रगतिशील विज्ञान मानती है ग्राहक केंद्रित प्रशासन है। ग्राहक, जनता के हितों के लिए कार्य किए जाने चाहिए, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है। सामाजिक कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता पर बल देती है। इस विकेंद्रीकरण पर जोर देती है विचारधारा, नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा प्रत्यायोजन पर जोर देती है। इस प्रकार नवीन लोक प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद इसके अगर हम आप बात करेंगे नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य क्या है, तो प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता, परिवर्तन इत्यादि इसके थे। और इसके बाद जो दूसरी विचारधारा रिक्स के प्रतिमान जो हम पढ़ते हैं, तो रिक्स के प्रतिमान साला मॉडल, रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी, है ना। और ये जो मॉडल थे वो भी इसी पीरियड में आए। लोक नीति का विश्लेषण भी इसी पीरियड की महत्वपूर्ण हुआ है। अब जैसे लोक विकल्प उपागम है, पब्लिक चॉइस अप्रोच। इस पब्लिक चॉइस अप्रोच में क्या होता है कि जनता की चॉइस मिलनी चाहिए, जनता को विकल्प मिलने चाहिए। ये जो विचारधारा थी ना, इसमें जनता की मतलब जनता का इसमें ये माना जाता है कि ये जो हर्बर्ट साइमन वाला मॉडल ये है, ये मतलब कि जनता को ज्यादा हितों से संबंधित कार्य होने चाहिए। फिर इसी प्रकार दूसरा आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसमें क्या हुआ कि इसमें ये नव लोक प्रबंध और अभिशासन और उद्यमी शासन, तो बिल्कुल नई विचारधाराएं हैं। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जोर अभिशासन पे होता है, गुड गवर्नेंस पे होता है। गुड गवर्नेंस का मतलब जनता के कम से कम संसाधनों में जनता के हितों से संबंधित कार्य किया जाना। आजकल तो नए नए और कंसेप्ट आ गए, डिजिटल एरा गवर्नेंस, डिजिटल युग, डिजिटल चल रहा है ना, डिजिटल का मतलब टेक्नोलॉजी का यूज, तो डिजिटल एरा गवर्नेंस, न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल, ये विभिन्न मॉडल है वर्तमान समय में चल रहे हैं। तो भविष्य में लोक प्रशासन कैसा होगा, ये विद्वान इस पर खूब चर्चा कर रहे हैं। भविष्य के लोक प्रशासन के संदर्भ में कई बिंदु विचारणीय है कि क्या क्या उसमें होगा। एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट, उद्यमी शासन का मतलब है एंटरप्रेन्योरियल, उद्यमी शासन का मतलब कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा फायदा करने वाला प्रशासन जो है वो कैसे होगा। तो ये प्रमुख विचारधाराएं हैं, ये प्रमुख विचारधाराएं अभी भी चल रही है, विकसित हो रही है। तो ये पंचम चरण की प्रमुख विचारधाराएं हैं। जैसे गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस में प्रमुख बातें क्या होती है, ईमानदारी रहेगी, नैतिकता रहेगी, निष्पक्षता रहेगी, उत्तम चरित्र रहेगा, मतलब प्रशासन में सहभागिता होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, है ना। ये जो बातें हैं ये गुड गवर्नेंस में आती है, जिसको हम अभिशासन बोलते हैं।
तो ये प्रमुख बातें और ये विचारधाराएं विद्वान लोग इन पर चर्चा करते रहे और आज के संदर्भ में इन्हीं पर शोध हो रहा है, इन्हीं का बोलबाला है। और इन सभी बातों में जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक और विचारधारा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये जो विभिन्न विचारधाराएं जो मैं आपके संदर्भ में नाम ले रहा हूं, ये पंचम चरण की प्रमुख विचारधाराएं हैं जिनका विकास विस्तार हो रहा है। तो ये जो प्रमुख विचारधाराएं हैं, इन विचारधाराओं के आधार पर हम लोक प्रशासन के संदर्भ में कह सकते हैं कि पंचम चरण तक आते आते लोक प्रशासन व्यवस्थित ढंग से स्थापित हो गया है। व्यवस्थित ढंग से स्थापित होने का मतलब यह है कि अब लोक प्रशासन एक अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जिसकी इंपॉर्टेंस सर्वाधिक बढ़ गई है। ठीक है, और यह जान लेने के बाद विश्व में जो है लोक प्रशासन का जो विकास हुआ, ये जानने के बाद अब हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में लोक प्रशासन का विकास कैसे होता है। ये बातें तो वहां की थी। भारत में ये आपको थोड़ा सा देखना है कि भारत में लोक प्रशासन का विकास कैसे होता है। अब तक हमने यहां तक आपको ये बढ़ा दिया कि 5 चरण के द्वारा लोक प्रशासन की विकास यात्रा को आप शुरू कर सकते हैं। प्रथम चरण 1887 से 1926 तक चलता है, उस पीरियड में क्या हुआ आपको अच्छी तरह पढ़ाया जा चुका है। दूसरा चरण 1927 से 1937 तक रहता है, उस पीरियड में क्या हुआ आपको अच्छी तरह बताया जा चुका है, सिद्धांतों का श्रवण काल कहलाता है। तृतीय चरण 1938 से 1947 तक रहता है, उस स्वरूप की संकटावस्था कह सकते हैं, नहीं सूर्य आलोचनाएं, प्रशासन के सिद्धांतों की आलोचना चुनौतियां मिलती है। चतुर्थ चरण 1948 1970 तक रहता है, इस स्वरूप की संकटावस्था कहते हैं। और पंचम चरण जो आपके सामने स्लाइड में दिख रहा है, ये प्रमुख विचारधाराओं का है और निरंतर वर्तमान तक में भी यही चल रहा है, अंतर विषय अपरिवर्तक काल। इस प्रकार इन 5 चरणों के आधार पर हम लोक प्रशासन की विकास यात्रा को समझते हैं। यहां पर थोड़ा सा आपको इतना सा और समझ लेना है, थोड़ा सा इस चैप्टर से रिलेटेड, कि भारत में लोक प्रशासन का विकास कहां से हुआ। विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न समय पर लोक प्रशासन का विकास शुरू हुआ। आपकी बुक में थोड़ा सा मिलेगा सबसे पहले कि कहां से ये लोक प्रशासन शुरू होता है भारत में। सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन विषय सर्वाधिक लोकप्रिय और ज्ञानवर्धक विषय है। सामाजिक विज्ञानों में, सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट है उनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्वाधिक नया विषय है और सर्वाधिक पॉपुलर विषय है, ज्ञानवर्धक विषय है, क्योंकि इस विषय से संबंधित हम कौशल न केवल प्रशासक और विद्यार्थियों को बल्कि आम व्यक्ति के जीवन में भी अत्यधिक उपादेय सिद्ध होता है। सबसे पहले भारत में लोक प्रशासन विषय की शुरुआत 1937 से मानी जाती है। आपको ये समझना है, 1937 से भारत में लोक प्रशासन विषय की विकास की शुरुआत मानी जाती है, 1937 से। सबसे पहले 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में, मद्रास यूनिवर्सिटी थी 1937 में, उसमें उन्होंने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट था, उसमें लोक प्रशासन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया, डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1937 मद्रास विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि 1930 में, 1937 से पहले 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय के एमए के राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में, लखनऊ विश्वविद्यालय था 1930 में, उसमें एमए का जो पाठ्यक्रम था पॉलिटिकल साइंस का, उसमें लोक प्रशासन का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र जुड़ा, जो भारत में लोक प्रशासन के विकास की शुरुआत थी। ठीक है, इस प्रकार लोक प्रशासन विषय के विशेषीकृत पाठ्यक्रम की शुरुआत 1941 से मानी जा सकती है। यहाँ पर 1941 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या होता है, एक बेनी प्रसाद जी की पहल पर स्थानीय सरकार विषय पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। आपको यह समझना है कि यहाँ से 1941 से 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करते हैं, 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और 1941 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। उसके बाद भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के रूप में या अलग से डिप्लोमा के रूप में लोक प्रशासन के विकास की यात्रा शुरू होती है ना। 1943 में लखनऊ विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू होता है। 1949 में नागपुर यूनिवर्सिटी में स्थानीय शासन विषय पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू होता है। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भारत में प्रमुख विद्वान थे महादेव प्रसाद शर्मा, MP शर्मा, उन्होंने 1950 में नागपुर यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन तथा स्थानीय स्वशासन विभाग की स्थापना की। ठीक है ना। तो लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर यानी कि PG की, MA की डिग्री देने तथा स्वतंत्र विभाग की स्थापना करने का श्रेय नागपुर यूनिवर्सिटी को जाता है। सबसे पहले इंडिया में नागपुर यूनिवर्सिटी ने लोक प्रशासन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, नागपुर यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MA की डिग्री दी, PG की डिग्री दी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और एक सेपरेट डिपार्टमेंट की स्थापना की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से नागपुर। तो राजनीति विज्ञान और सरकार और प्रशासनिक सिद्धांत, तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, सामाजिक प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण विकास प्रशासन, कल्याणकारी प्रशासन, लोक स्वास्थ्य इत्यादि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु थे। और इस प्रकार इसे चलते चलते भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन विषय
शुरू हुआ। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन एक अलग से लोक प्रशासन विभिन्न विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन का एक विभाग स्थापित है और लोक प्रशासन सर्वाधिक लोकप्रिय विषय के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर, है ना, बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, एचपी यूनिवर्सिटी शिमला जो है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय रोहतक, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, काकतीय विश्वविद्यालय। इस प्रकार विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालय जहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक विषय के रूप में एमए में पढ़ाया जाता है और एमए की डिग्री दी जाती है। और ये कुल मिला के आपको समझना है कि भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय विषय वर्तमान समय में बना हुआ है। 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की दिल्ली में स्थापना हुई। इसने क्या किया, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना जो दिल्ली में हुई, उसने उच्च लोक सेवकों प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करने सहित अनुसंधान, लोक प्रशासन की विषय सामग्री विकास तथा प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया। कुल मिला के आपको यह समझना है कि राजस्थान में भी लोक प्रशासन विषय की प्रगति बहुत उल्लेखनीय और गरिमामयी कही जा सकती है। ये विषय प्राय देश विदेश में राजनीति विज्ञान विषय तथा विभाग के साथ संबंध रहा है, किंतु राजस्थान विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन की जो विकास की यात्रा अर्थशास्त्र विभाग के सानिध्य में शुरू हुई। और वर्तमान संदर्भ में हम बात करें, राजस्थान में जो विभिन्न नए नए कॉलेजेस खुले हैं उनमें लोक प्रशासन को प्रमुखता से खोला गया है और लोक प्रशासन विषय की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। ये अपने आप में साबित करता है कि लोक प्रशासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। ये लोक प्रशासन की विकास की यात्रा है। अब आप लोक प्रशासन की क्या है, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है, लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है, लोक प्रशासन की विकास की यात्रा समझ चुके हैं। अब लोक प्रशासन के जो सिद्धांत और आगे की बातें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब पूरे विश्व में लोक प्रशासन का विकास कैसे होता है, विश्व के विभिन्न भागों में कब कब कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई किन किन विद्वानों के द्वारा जिनसे लोक प्रशासन के विकास को मदद मिली, ये हम समझ चुके हैं। और भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन के विकास की यात्रा भी आप समझ चुके हैं। इस प्रकार भारत में लोक प्रशासन विषय का विकास संदर्भ अगर आपसे कोई पूछा जाए तो आप डिटेल से इसी संदर्भ में इन बातों को जवाब देंगे। बस आज की क्लास बस इतनी।